ये सिंध के अंदर कोई पीर मिट्ठू है या पता नहीं, आई डोंट नो हु दिस मैन इज, मियाँ मिठू, मियाँ मिठू। जिसका काम, हाँ मियाँ मिट्ठू, जिसका काम ही ये है कि वहाँ जो हिंदू लड़की हैं उनको अगवा करके उन्हें बाई फोर्स मुसलमान करके तो मुसलमान लड़कों के साथ शादी उनकी कर दी जाए। मोस्टली हम खबर सुनते हैं कि लड़की, हिंदू लड़की को मजहब चेंज, फोर्सफुली मजहब चेंज करवा दिया गया। लड़कियों को ही क्यों मोस्टली मजहब चेंज करवाया जाता हिंदू लड़कों को फिर कन्वर्ट करने के बाद मुसलमान लड़की देना कोई इतना आसान नहीं ना होगा। लेकिन हिंदू लड़की को पकड़ के मुसलमान करके किसी मुसलमान के साथ ब्याह देना, तो वो तो उनके वो है कि जन्नत में उन्होंने 10 और घर बना लिए हैं, इस किस्म की सोच है। है? ठीक हो गया। तो ये वन वे ट्रैफिक ही होती है मियाँ, सिर्फ मैंने नहीं, जनरल एयर मार्शल असगर खान की किताब है, वहां से आप देख लें, उन्होंने कहा है कि ये चारों जंगें हमने शुरू की हैं और इसकी कोई जरूरत नहीं थी। तो एयर मार्शल जो थे जिन्होंने पाकिस्तान की एयरफोर्स बनाई थी, ये उनका बयान है। जनरल एयर मार्शल नूर खान का है कि 65 की जंग शुरू करने के तीसरे दिन हमारे पास स्पेयर पार्ट्स नहीं थे, तो हमें भागना पड़ा, कभी चीन के पास, कभी इंडोनेशिया के पास, कि हमें हमारी मदद करें। और वो कह रहे थे कि जब इन्होंने 65 की वॉर की है तो एयरफोर्स को बताया ही नहीं है। कारगिल में क्या हुआ था कि इन्होंने तो कहा हमारी फौज तो है ही नहीं बिल्कुल। और ये तो मुजाहिदीन। तो मुझे इंडियन ऑफिसर थे ब्रिगेडियर नायर, उन्होंने कहा यार हमारे लिए मसला हो गया कि ये डेड बॉडीज पड़ी थी तो हम करें क्या, क्योंकि पाकिस्तान वाज नॉट क्लेमिंग देम। तो फिर हमारे यूनिट्स जो हैं मुसलमान अभी भी हैं फौज में, इंडियन कई जगह के कई यूनिट ही मुसलमानों के हैं। तो वहां से हमने मौलवी बुला के, है कि इंडिया में ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है, इंडिया में मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान में जो मिनोरिटीज हैं, खासतौर पे हिंदू कम्युनिटीज हैं, उसके ऊपर सर आप क्या नजर रखते हैं? उनकी जो कंडीशन है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखें, ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान कम से कम जब तक मैं फॉलो करता रहा हूं, हर साल स्टेट ऑफ ह्यूमन राइट्स के एक वॉल्यूम पब्लिश करते थे। अब वो महल ऑनलाइन है, जिसमें माइनॉरिटीज के ऊपर जो जो हमले होते हैं, जो जो कानून बनते हैं जो उनके खिलाफ है, वो आपको सारा डेटा वहां से मिल जाएगा। और उन्होंने और बाकी लोगों का कि ये है कि जो पाकिस्तान के हिंदू हैं, वो ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम आर इन सिंध प्रोविंस। बहुत इक्का दुक्का आपको ये मिल जाएंगे लाहौर में, या पिंड दादन खान में मैंने सुना है एक फैमिली है, एक एक दो दो। तो ये सिंध के अंदर कोई पीर मिट्ठू है या पता नहीं, आई डोंट नो हु दिस मैन इज, मियाँ मिठू, मियाँ मिठू। जिसका काम, हाँ मियाँ मिट्ठू, जिसका काम ही ये है कि वहाँ जो हिंदू लड़की हैं उनको अगवा करके उन्हें बाई फोर्स मुसलमान करके तो मुसलमान लड़कों के साथ शादी उनकी कर दी जाए। जो मैंने सुना है कि कि बिलावल भुट्टो साहब शायद कोई कानून ला रहे हैं इसके खिलाफ। क्या वो कानून आया है या नहीं, या ये सिर्फ एक खबर थी, इस पे मैं कुछ कह नहीं सकता क्योंकि मैं पाकिस्तान के बाहर हूँ। लेकिन ना सिर्फ पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ बुरा सलूक होता है, हमारी जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है, एक कमजोर कम्युनिटी है लार्जली, उनके साथ भी बहुत गैर इंसानी बर्ताव होता है। और फिर वो एक ग्रुप है अहमदी या कादियानी, जिनके ऊपर भी हमले हम आम सुनते रहे हैं। हजारा शिया हैं जिनके ऊपर भी हमले होते रहते हैं। तो पाकिस्तान का रिकॉर्ड जहां तक माइनॉरिटीज का ताल्लुक है, इंतहाई शर्मनाक, एंड इट शुड बी कंडेम्ड विदाउट एनी रिजर्वेशंस। सर यहाँ पे दो सवाल उठते हैं, एक मेरे जैसा स्टूडेंट है, जब आपने ये बात की, एक सवाल ये है कि मोस्टली हम खबर सुनते हैं कि लड़की, हिंदू लड़की को मजहब चेंज, फोर्सफुली मजहब चेंज करवा दिया गया। लड़कियों को ही क्यों मोस्टली मजहब चेंज करवाया जाता है? मतलब लेट्स सपोज एक उनकी अगर एक मेंटेलिटी है, जी हमने इस्लाम को फैलाना है, हमने इस तरीके से, तो वो लड़के जो दूसरे एज के लोग हैं उन्हें क्यों नहीं, मतलब जो टीन एजर लड़कियां हैं उन्हीं को क्यों मोस्टली मजहब चेंज करवाया जा रहा है? इसके पीछे भी कोई मिथ है, कोई लॉजिक है उनके मतलब माइंड के मुताबिक?
नहीं, अपना हिंदू लड़कों को फिर कन्वर्ट करने के बाद मुसलमान लड़की देना कोई इतना आसान नहीं ना होगा। लेकिन हिंदू लड़की को पकड़ के मुसलमान करके किसी मुसलमान के साथ ब्याह देना, तो वो तो उनके, वो है कि जन्नत में उन्होंने 10 और घर बना लिए हैं, इस किस्म की सोच है। ठीक हो गया। तो ये वन वे ट्रैफिक ही होती है मियाँ। हाँ ठीक है। हाँ हाँ। सर मुझे ये बताएं, इंडो जी। पाक हिस्ट्री को लेकर जो आपकी प्रॉपर मतलब रिसर्च है, और फिर आपने उसके ऊपर बहुत से ऐसी चीजें लिखी भी, और बहुत अक्सर आप अपना तजिया देते हैं। मुझे ये बताएं, पार्टीशन की अगर बात करें, 1947 की अगर बात करें, तो क्या ये डिसीजन बेहतर था? आज के टाइम में 2023 में अगर देखें, पाकिस्तान को जिस मकसद के लिए बनाया गया था, क्या वो मकसद पाकिस्तान की पब्लिक, पाकिस्तान के अदारे या पाकिस्तान की गवर्नमेंट को पूरा होता नजर आ रहा है, या एक फ्लॉप सीन नजर आ रहा है? मैंने तो अपनी, जो अगर आपने मेरी जिन्ना वाली किताब पढ़ी है और उसका उर्दू तर्जमा भी हो चुका है, जी सर। तो मैंने शो किया कि पाकिस्तान विदाउट अ विजन, एक सोच के ये कैसा मुल्क होगा, तो बनाया ही नहीं गया। सारी जिन्ना साहब की जो काबिलियत एज ए लॉयर थी कि ऐसी आर्ग्यूमेंट्स ढूंढी जाएं जिससे कहा जाए कि हिंदू और मुसलमान कभी अमन से एक मुल्क में नहीं रह सकते। और जाते जाते अंग्रेजों के साथ, अंग्रेजों को भी समझ आ गई कि इस पाकिस्तान को बनाने के बाद हम इस इलाके में अपना एक फुट होल्ड रखेंगे, और उसी फुट होल्ड को उन्होंने फिर सोवियत यूनियन के खिलाफ, जब ये अफगान जिहाद हुआ है, तो पाकिस्तान को इस्तेमाल किया है। मेरी मेरी दो तीन किताबें हैं, वो एक के बाद दूसरी पढ़ ली जाए, जी जी। तो और कोई फैसला नहीं है। बिल्कुल सर, आपने जो ये जिनाब वाली, पाकिस्तान को बनाया। जिनाह वाली बुक का आपने जिक्र किया, उसमें आपने सक्सेस और फेलियर के बारे में भी बात की है। तो फेलियर के हवाले से अगर बात करें, पाकिस्तान बनने का मकसद ये था कि एक ऐसी रियासत बनाई जाए जिस जहां पे मुसलमान अपनी मर्जी से प्रैक्टिस कर सकें, और दो कौमी नजरिया की बुनियाद ये थी कि हिंदू और मुस्लिम कभी इकट्ठे रह नहीं सकते। लेकिन जैसे ही पाकिस्तान बनता है, तो कायद आजम की तरफ से स्पीच आती है कि ये एक ऐसी रियासत है जहां पे मजहब का कोई लिंक नहीं है, यहाँ हिंदू भी आजाद है, यहाँ पे मुस्लिम भी आजाद है। तो सवाल ये उठता है, अगर बरसगीर में, अगर हिंदुस्तान में, यानी पार्टीशन से पहले हिंदू मुस्लिम इकट्ठे नहीं रह सकते थे, तो फिर पाकिस्तान बनने के बाद हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान में, उसी पाकिस्तान में कैसे इकट्ठे रह सकते थे? मोहम्मद अली जिन्ना ने कभी लॉजिक की बुनियाद पे ना कभी कोई किताब पढ़ी है फलसफे की, ना वर्ल्ड हिस्ट्री को पढ़ा है। ही वॉज जस्ट अ लॉयर, जैसा मौका वैसी बात कर दी, और दैट्स ऑल। कभी एक भी उनका लॉन्ग आर्टिकल मुझे दिखा दो तो हमारी बात जो करने वाली है खत्म हो जाती है। ये इतना बड़ा जो उनका वो इमेज बनाया गया है, इसी को अब वो लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, क्योंकि सच क्या है ठीक कि है। ना कभी किताब पढ़ी, ना किसी चीज का कोई इल्म है, स्वाय के कोर्ट रूम में कैसे जजों को या मैजिस्ट्रेट को इन्फ्लुएंस किया जाए बाय क्लेवर आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है। तो अ, तो बात यह है कि आपने बना लिया ना मुसलमानों को बचाने के लिए मुल्क, तो उसी मुल्क में से फिर जो मेजोरिटी मुसलमानों की थी, बिहार अपना बंगालियों की, उनको आपने मिलिट्री एक्शन करके अपने से अलग करवाने करने की वो सियासत की। और अब बलोचों के साथ झगड़ा, और ये जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर ट्राइबल एरिया में सुना है, तालिबान फिर नमूदार हो गए हैं। और बरेलवी सुन्नी, देवबंदी सुन्नी झगड़ा पहले दिन से है। तो कौन सा वो मुसलमान उम्मा थी जिसके अंदर मोहब्बत और सॉलिडेरिटी थी? पहले दिन से नहीं थी। और अब तो आप हर रोज वीडियो इनके देख लें उलमा के बातें करते हुए, तो बात खत्म हो जाती है। मैंने तो ये कहा है कि जिन्ना साहब ने कभी, और वो जो 11 अगस्त वाली स्पीच है उसकी भी मैंने पूरी एनालिसिस की है। जी बिल्कुल सर। ये स्पीच सिर्फ इंडियन गवर्नमेंट को ये कहने के लिए कि आप वहां से 35 मिलियन मुसलमान ना निकालें, हम यहाँ पे हिंदुओं और सिखों का ख्याल रखेंगे। हकीकत में हमने हिंदुओं और सिखों का ख्याल बिल्कुल नहीं रखा, वरना 21% आबादी वेस्ट पाकिस्तान की, जो आज का पाकिस्तान है, वो हिंदू सिख होती। वो दिसंबर 1947 में 1.6% हो चुकी थी। ठीक हो गया। तो ये है हकीकत पाकिस्तान की। सर और फिर जो ये आपसे प्लस है।
ब्लास्फेमी लॉ और ये हदूद लॉज, यार ये 20वीं 21वीं सदी के तकाजों के मुताबिक आप एक मेडिवल सोच वापस लेके आ रहे हैं। आपने अपनी सोसाइटी का, अपने लोगों का सत्यानाश किया है। और इस्लाम का नाम लेके जो लूट मार हमारे यहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट इंक्लूडेड सब ने की है। लोग कहते हैं कि जी अगर आईएमएफ की लोन मिलेगी तो आप देखेंगे दुबई के अंदर प्रॉपर्टीज के रेट बढ़ जाएंगे। ये तो आम बातें मैं सुन रहा हूँ सारी दुनिया के अंदर। तो ये एक लूट मार 47 में भी हुई थी हिंदू सिख प्रॉपर्टीज की, और उसके बाद इन्होंने स्टेट के जरिए अवाम के जो हकूक हैं उनको लूटा है। और आज ना वहाँ नौकरियां हैं, जो भी लड़का है वो चाहता है पासपोर्ट बने और वो निकल जाए। कारोबार ठप हुए हुए हैं। 45% लोग बताते हैं इन्फ्लेशन है। तो ये एक ऐसा मुआशरा है जो नाकाम हो गया है। सर, आपने बोला कि आपने बंगालियों की बात की कि 1971 में जो उनके साथ किया गया और फिर वो बांग्लादेश की सूरत में एक पार्टीशन हुई। लेकिन हमारे यहाँ पे 1947 से लेकर 2023 तक अगर बांग्लादेश का वाकया हुआ, अगर अगर बलूचिस्तान में कुछ होता है, अगर सिंध में कुछ सिंधु देश की बात उठती है, अगर वजीरिस्तान में कहीं पे कुछ होता है, तो हम डायरेक्टली ब्लेम करते हैं इंडिया पे कि जो कुछ हुआ 1971 पे भी इंडिया ने करवाया, बांग्लादेश बलूचिस्तान में भी जो करवा रहा है इंडिया करवा रहा है। मतलब हम 1947 में अलग हो गए, उसके बाद भी हमारे माइंड में, हमारी किसी स्पीच में, हमारे किसी जलसे में कोई ऐसा मतलब पॉलिटिशियन नहीं, कोई भी ऐसा अदारा नहीं जो कि इंडिया का नाम लिए बगैर अपने आप को चला सके और अपनी नाकामियों को इंडिया पे डाल सके। क्या वजह है इसकी कि हम अपनी नाकामी एक्सेप्ट क्यों नहीं करते और उसे बेहतर क्यों नहीं करते अभी भी? बात यह है कि मैंने तो ये सारा कुछ दिखा दिया है कि देखिए, सिर्फ मैंने नहीं, जनरल एयर मार्शल असगर खान की किताब है, वहां से आप देख लें। उन्होंने कहा है कि ये चारों जंगें हमने शुरू की हैं और इसकी कोई जरूरत नहीं थी। तो एयर मार्शल जो थे जिन्होंने पाकिस्तान की एयरफोर्स बनाई थी, ये उनका बयान है। जनरल एयर मार्शल नूर खान का है कि 65 की जंग शुरू करने के तीसरे दिन हमारे पास स्पेयर पार्ट्स नहीं थे, तो हमें भागना पड़ा, कभी चीन के पास, कभी इंडोनेशिया के पास, कि हमें हमारी मदद करें। और वो कह रहे थे कि जब इन्होंने 65 की वॉर की है तो एयरफोर्स को बताया ही नहीं है। चलो नेवी को भी नहीं बताया, मगर जंग में हर सर्विस को बताया नहीं। और वो कहते थे मैं तो रिजाइन करने वाला था, बट देन आई थॉट कि नेशन जो है डीमोरलाइज हो जाएगी। ये मेरी जो है गैरिजन स्टेट किताब, यार पढ़ लो, उसके अंदर बिल्कुल सब डिटेल्स हैं। जी सर। तो इनकी जो कोताही कह लें, इनकी जो बैड, वो मैं कहता हूं पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस स्ट्रेटेजिक थिंकिंग नहीं करते। दे आर टैक्टिकली क्लेवर। कारगिल कर दिया, वेरी क्लेवर टैक्टिक। बाद में उसको डिप्लोमेटिकली पॉलिटिकली कैसे हैंडल करना है, कोई पॉलिसी नहीं है। और आखिर में जाके नवाज शरीफ को मिन्नतें करनी पड़ी बिल क्लिंटन की कि हमारी जो सीज फायर करवा दें और जंग खत्म करवा दें। ठीक है। और फिर इसके बाद ये सारा कुछ होता रहा है। बलूचिस्तान में अगर इंडिया इन्वॉल्व है या कहीं है तो उसको मैं विदाउट रिजर्वेशन कंडेम करता हूं। बट बात सुने, उसका प्रूफ क्या है? एक ही बंदा इन्होंने पकड़ा हुआ है, वो जो है, अब उसके प्रपोजल। ऊपर जो मैंने इंडियन से बात की, वो कहते हैं कि इसको ईरान से इन्होंने किडनैप करवाया है। ही वॉज देयर। हो सकता है वो इंडियन इंटेलिजेंस के लिए काम कर रहा हो। और ये एक मौकफ उनका है। ठीक और है। अगर वो बलूचिस्तान में था तो उस पर कोर्ट केस चला के उसको जो पनिशमेंट दे सकते थे वो फिर दे ना। अभी ऐसे। तक तो वो इंडिया, वो क्या कहते हैं, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में वो केस है कि डेथ सेंटेंस आपने नहीं देना, तो वो भी डिसाइड नहीं हो सका। लेकिन हमारी तरफ से जितनी टेररिज्म हुई है उसका प्रूफ तो एक नहीं, बेतहाशा है। अजमल कसाब तो पकड़ा गया था ना, लेकिन इसके अलावा जब इन्होंने नेपाल से एक इंडियन एयरफोर्स एयरप्लेन पैसेंजर प्लेन को
अगवा करके काबुल ले गए थे और उस दौरान इन्होंने कई लोगों को मारा, वो सारों की आंखों के सामने है कि ये जैश ए मोहम्मद ने करवाया था। लश्कर तैयबा भी ये करती रही है इंडियन कश्मीर में, और मुंबई का पूरा अटैक यार आपके सामने है। ऐसे ही है। हाँ जी। तो बिल्कुल ऐसे ही है। और अ, कारगिल अगर में लोग सर अगर कई अगर कई ऐसे मुजाहिदीन थे जो वहां पे, जिन्हें हम मुजाहिदीन कहते हैं, वहां पे जाने गई उनकी, और बाद में हमने उन्हें पहचानने से इनकार किया। ये भी हिस्ट्री में मौजूद है कि हमने उनसे अपना लातल्लुकी का इजहार किया। एक और सर बात भी है, जी। कारगिल में क्या हुआ था कि इन्होंने तो कहा हमारी फौज तो है ही नहीं बिल्कुल। और ये तो मुजाहिदीन। तो जब होता है कि जब लोग मारे गए ना, तो ये असूल है फौजों का, जब शाम को या किसी टाइम दोनों फौजें फिर अपने जो है ना किल्ड और इंजर्ड को उनको ये मतलब जिनेवा कन्वेंशन के मुताबिक उनको वहां से ले जा सकते हैं। तो मुझे इंडियन ऑफिसर थे ब्रिगेडियर नायर, उन्होंने कहा यार हमारे लिए मसला हो गया कि ये डेड बॉडीज पड़ी थी तो हम करें क्या, क्योंकि पाकिस्तान वाज नॉट क्लेमिंग देम। तो फिर हमारे यूनिट्स जो हैं मुसलमान अभी भी हैं फौज में इंडियन, कई जगह के कई यूनिट ही मुसलमानों के हैं। तो वहां से हमने मौलवी बुला के जनाजा। उनका नमाज जनाजा किया इस्लाम के मुताबिक। और जब फिर बाद में इनको अकल आई तो वो डेड बॉडीज को मैंने देखा है पाकिस्तानी झंडे के साथ, ये वो जो तरीका है फौजियों का उन्होंने वापस किया है। तो यार सुहैब, किस किस बात का तुम दोबारा मेरे साथ डिटेल्स लोगे? ये मैंने तो सारा कुछ लिख दिया हुआ है। सर हाँ। मैं डेफिनेटली, और मैंने काफी पढ़ा है और काफी इंस्पायर हूँ आपने जो लिखा, और अथेंटिक वे में लिखा, इंस्पायर हूँ। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिन तक शायद वो चीजें नहीं पहुंच सकती, तो उनके लिए हम आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं। सर ठीक है, ये चीजें लिखी मौजूद हैं, आपने बुक्स लिखी, आपने गैरिसन स्टेट एक बुक लिखी जिनाह के हवाले से, और भी चीजें बहुत सी लिखी। अभी करंट जो सिनेरियो है उसके हवाले से बात करते हैं। इंडिया विजिट के हवाले से, आपने इंडिया का विजिट किया, आप पाकिस्तानी हैं, आप मुस्लिम भी हैं। आप जब वहां पे गए आपको कैसा ट्रीट किया गया? आपको मतलब क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? बात यह है कि मैंने तो अपना मोबाइल सुनना शुरू ब्लॉक करता जा रहा हूँ, इतने फोन आ रहे हैं, दावतें कि हमारे पास रहें, हम चाहते हैं कि आप इंडिया पाकिस्तान इन दोनों मुल्कों के हालात अच्छे हो जाएं। हम जब देखते हैं कि पाकिस्तानियों का इतना बुरा हाल है तो वी ऑल्सो फील गिल्टी, और हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो मैं तो पूरा पंजाब इंडियन पंजाब वहां से फिर के आया हूँ, और हर जगह पे मैंने इतनी गुडविल देखी है कि उसकी हद ही कोई नहीं। लेकिन एक लॉबी ऐसी भी है जो हमेशा गालियां देती है, बुरा मुझे कहती है, और उनको इग्नोर करना ही अक्लमंदी है। यहाँ पे एक लॉबी तो है ना, उसका तो हम कुछ कर नहीं सकते। लेकिन लोगों ने मुझे घरों में रखा हुआ है और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू सुनते हैं, मुझे बुला लेते हैं। सो इतनी ज्यादा जो गुडविल है ना, दैट इज इम्पोर्टेंट। डेफिनेटली डेफिनेटली। और हाँ। नेगेटिव लोग तो दोनों हाँ जगह जी। पे मौजूद हैं, वहां पे भी शायद होंगे, यहाँ पे भी बहुत से लोग हम आए दिन फेस करते हैं, नहीं, बहुत से शायद लोग। नहीं, यहाँ पे भी है, बिल्कुल है। बिल्कुल। बिल्कुल अच्छा। यहाँ पे भी है। लेकिन हर जगह पे जहां मुझे वेलकम किया जा रहा है वो एक के बाद बहुत अच्छे लोग हैं, ये फर्क है। ठीक है। अच्छा, जो मेरे देखने वाले हैं मैं उन्हें बताता चलूं कि अभी प्रोफेसर साहब, डॉक्टर साहब वहां पे मौजूद हैं। उन्होंने जो बताया इंडिया विजिट के हवाले से वो आपके सामने है। एक इब्रार यूट्यूबर हैं हमारे जो कि बाइकर हैं, उन्होंने विजिट किया और उनकी वीडियोस हमने देखी। जिस तरीके से उन्हें जो सा इस्तकबाल किया गया, जिस तरीके से उन्हें वेलकम किया गया, वो हमारे सामने है। फिर न जाने क्यों ये बात पाकिस्तान में फैलाई जाती है कि इंडिया वाले पाकिस्तान से नफरत करते हैं, इंडिया में मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, इंडिया वाले। सर कश्मीर के हवाले से मैं बात करना चाहूंगा। कश्मीर के ऊपर आपकी क्या ओपिनियन है? जो कश्मीर 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 1947 से लेके आज तक हम ये नारा सुनते आ रहे हैं, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। पाकिस्तान शायद कश्मीर या उससे भी आगे कहीं का कुछ बन बन चुका है या बनने जा रहा है, लेकिन कश्मीर पाकिस्तान नहीं बन पा रहा। देखें, बात सुने, ये भी मैंने जिन्ना वाली किताब में टैकल किया है। 2 दफा शुरू में ऑफर थी कि आप 3 दफा के आप कश्मीर रख लें, हैदराबाद में हमें तंग ना करें। और हैदराबाद वो डीप साउथ इंडिया में है जो पाकिस्तान से कभी लिंक ही नहीं था हो सकता। और जिन्ना साहब ने उसको रिजेक्ट किया है। इसकी इसकी सोर्स है चौधरी मोहम्मद अली, जो
पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर रहे हैं 1955 में। उनकी किताब है इमरजेंस ऑफ पाकिस्तान, और एक और किताब है आज़ाद कश्मीर के प्रेसिडेंट के खुर्शीद की किताब है माई मेमोरीज ऑफ जिना। उसके अंदर आप पढ़ लें, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने ये पब्लिश की हैं। उनमें कश्मीर ऑफर था, लेकिन फिर जब जंग हुई और जंग के बाद जब लाशें गिरती हैं और लोग खून देते हैं, तो फिर तो इस तरह नहीं ना होता कि आप कश्मीर रख लें, क्योंकि इन्होंने हैदराबाद वाला ही पंगा आखिर तक रखा है। जिन्ना साहब ने उसे कह दिया निज़ाम को कि तुम इमाम हुसैन की तरह शहीद हो जाओ, और खुद जब गवर्नर जनरल बन गए तो नेहरू को कहा कि मेरा घर बॉम्बे वाला ना लो प्लीज, वो मेरी मलकियत ही रहने दो, और उसको यूरोपियंस के आगे किराए पे दो, और हर महीने मुझे 3,000 रुपया भी दिलवाओ। ये तो हाल है।